17 मई साल 1498 ईस्वी को वर्तमान केरल राज्य के कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा, जिसके बाद मानो हमारे देश भारत की तकदीर ही बदल गई और इसकी कहानी कुछ अलग ढंग से ही लिखी जाने लगी। दोस्तों, ये वो दिन था जब यूरोपियन समुद्री नाविक एवं खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सदियों से यहाँ पर जनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के आदि राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। तो फिर कोई कैसे भारत की खोज 1498 ईस्वी में कर सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर, मंगोल आदि आते थे, तो वह हमेशा भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रा से होकर आते थे। लेकिन 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य के कालीकट तक पहुंचकर एक समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला था, जिसे ही वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, उस समय भारत अपने कृषि उत्पादों के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ करता था। विशेषकर मसालों जैसे कि काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जिस कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब के देशों के बीच होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस वक्त एशिया के प्रमुख देशों जैसे भारत, चीन, म्यांमार आदि के साथ व्यापार केवल स्थलीय मार्ग से ही होता था, जिसे सिर्फ मुस्लिम शासक एवं व्यापारी ही इस्तेमाल किया करते थे और मुस्लिम शासक उस मार्ग से यूरोपियों को व्यापार नहीं करने देते थे। लेकिन जब यूरोपीय लोग भारत में आने के बारे में और यहाँ की दौलत के बारे में सुनते थे, तो वे भारत पहुँचने के लिए और भी उत्सुक हो जाते थे। इसलिए व्यापार मार्ग की समस्या को खत्म करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने यूरोप और भारत के मध्य एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयत्न शुरू कर दिया। मगर कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो सका, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती थी। जैसे कि कई लोगों का मानना था, अगर समुद्र में नाव को बहुत दूर तक ले गए तो नाव समुद्र के अंतिम छोर पर जाकर गिर जाएगी। इसलिए कुछ नाविक समुद्र में बहुत लंबा सफर नहीं करते थे। लेकिन फिर 1960 के दशक में पुर्तगाल के शहर सीन्स में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग ढूंढकर यूरोप के सामने व्यापार का एक नया दौर शुरू कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। कैसे शुरू हुआ था भारत को खोजने का सफर? दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म 1960 के दशक के आसपास ही पुर्तगाल के सिंस में हुआ था। उनके पिता एस्टेवा भी एक अच्छे नाविक एवं समुद्री खोजकर्ता थे। वास्को डी गामा का सारा बचपन अपने पिता के साथ एक नाविक और यात्रा के माहौल में बीता था। फिर सन 1480 में वास्को डी गामा ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली नौसेना में वो शामिल हुए। यहीं पर उन्होंने नौचालन का एक एडवांस तरीका और लंबी समुद्री यात्रा करना सीखा। फिर उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में कई सफल समुद्री यात्राओं तथा खोजों को आर्थिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया था, जिस वजह से बहुत से नाविक नए नए द्वीपों को ढूंढने की कोशिश किया करते थे। इसी के चलते 1487 में पुर्तगाल के ही एक प्रसिद्ध खोजकर्ता बार्टोलुम डायस ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक यात्रा करके ये पता लगा लिया था कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसके बाद डी गामा, जो समुद्री यात्राओं एवं खोजबीन में गहरी दिलचस्पी रखता था, वो जानता था कि यदि हिंद और अटलांटिक महासागर अफ्रीकी भूमि के अंत में जुड़ते हैं तो वो अफ्रीका से दूर दक्षिणी कोने पर मौजूद केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत तक पहुंचने का मार्ग खोज सकता है। जिसके बाद 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने 4 जहाजों और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी यात्रा शुरू की। वो खुद 200 टन वजनी सेंट गैब्रियल नामक जहाज में सवार हुआ और अपने छोटे भाई पाउलो को सेंट राफेल नामक जहाज का नेतृत्व सौंप दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उनका जहाजी बेड़ा इस समय के मोरक्को देश के निकट स्थित कैनरी द्वीप से गुजरते हुए केप वर्दे द्वीप समूह पहुंचा और वहीं 3 अगस्त तक रुका रहा। आपको बता दें, वे लोग जहाज पर अपने साथ पत्थरों के स्तंभ लेकर आया करते थे, जिसे वे लोग अपने मार्ग को चिन्हित करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों पर स्थापित कर दिया करते थे, जिससे कि उन्हें वापसी का रास्ता मालूम हो सके। वास्को डी गामा ने गिनी की खाड़ी की तेज समुद्री धाराओं से बचने के लिए अटलांटिक महासागर में एक लंबा चक्का लगाया और फिर केप ऑफ गुड होप के दौरे के लिए पूर्व की ओर एक मोड़ ले लिया। ये भारत की खोज में उनकी पहली प्रमुख सफलता थी। फिर 7 नवंबर को उनका बेड़ा आज के दक्षिण अफ्रीका में स्थित सेंट हेलेना बे में पहुंचा।
उस समय सेंट हेलेना बे का मौसम बहुत खराब था। वहां बहुत तेज हवा और समुद्री लहरें चल रही थीं, जिस वजह से वास्को डी गामा का दल अगले 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद मौसम अच्छा होने पर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया और वे केप ऑफ गुड होप पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने इस जगह का अच्छे से दौरा किया। दोस्तों, आपको बता दें, जब वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचे तो तभी उन्होंने महसूस किया कि उसका भारत तक मार्ग खोजने का सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है। और फिर मार्ग को चिन्हित करने के लिए पहले की भांति वहां एक पत्थर का स्तंभ स्थापित किया और फिर आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। केप ऑफ गुड होप के आगे की यात्रा उन्होंने 8 दिसंबर को शुरू की थी और क्रिसमस आने तक वे दक्षिण अफ्रीका के नटाल तट पर पहुंच गए। अलग अलग नदियों को भीतर और बाहर से पार करते हुए डी गामा का बेड़ा धीरे धीरे मोजाम्बिक की ओर पहुंचना शुरू हुआ। इस बीच वे लगभग 1 महीने तक कहीं पर रुके और जहाजों की मरम्मती का काम किया। फिर 2 मार्च 1498 को डी गामा का बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंच गया। जब डी गामा अपने दल के साथ मोजाम्बिक की धरती पर उतरा और वहां के निवासियों से मिला तो उन्हें लगा कि ये पुर्तगाली जहाजी भी उन्हीं की तरह मुसलमान है, इसलिए उन लोगों ने उनकी खूब मदद की। डी गामा का मोजाम्बिक में पड़ाव डालना काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। वहां उसे समुद्र के किनारे बंदरगाह पर सोने, चांदी तथा मसालों से भरे हुए 4-5 जहाज दिखाई दिए। उसकी मुलाकात ऐसे स्थानीय लोगों से भी हुई जो कभी कभी भारतीय समुद्री तटों की यात्रा करते थे। इससे वास्को डी गामा को पूरा विश्वास हो गया कि वो उचित दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था। उसे उस दिशा को समझने में भी मदद मिली जिधर अब उसे आगे बढ़ना था। फिर 7 अप्रैल 1498 को उनका बेड़ा मोम्बासा में प्रवेश कर गया तथा यात्रा के एक और महत्वपूर्ण ठहराव मोम्बासा के ही मालिंदी में लंगर डाल दिया। मालिंदी में डी गामा की मुलाकात कांजी मालम नामक एक ऐसे गुजराती नाविक से हुई जो भारत के दक्षिण पश्चिम तट के कालीकट जाने का मार्ग जानता था। उस गुजराती नाविक के महत्व को देखते हुए डी गामा ने उसे भी मार्गदर्शक के रूप में अपने बेड़े में ले लिया और फिर अगले 20 दिन तक लगातार हिंद महासागर में चलने के बाद डी गामा को धीरे धीरे भारत के घाट और पहाड़ दिखने लगे। फिर 17 मई 1498 को वो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीकट के बंदरगाह पर जा पहुंचा। कालीकट में स्थानीय राजनयिकों द्वारा वास्को डी गामा का काफी अच्छी तरह से स्वागत किया गया। वो यहाँ लगभग अगले 3 महीने तक रहा और भारत के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता रहा। दोस्तों, वास्को डी गामा के भारत आने और उसके कालीकट में उतरने के बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में अभी भी लोगों में सहमति नहीं हो पाई है, लेकिन हम अपने किसी और वीडियो में उसके भारतीयों के साथ किए गए जुल्म और अत्याचार पर अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ उसकी यात्रा पर वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, यहाँ 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा 2 साल से अधिक समय की यात्रा करते हुए 18 सितंबर को पुनः लिस्बन लौट आया। इस दौरान उसने लगभग 38,600 किलोमीटर की यात्रा की थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस लंबी साहसिक यात्रा में उसके कुल 170 साथी थे, जिसमें से 116 की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। वास्को डी गामा की इस उपलब्धि से पुर्तगाल के राजा बहुत खुश हुए थे तथा उन्होंने उसे दूसरी बार फिर से 1502 में भारत की यात्रा पर भेजा था। इतिहासकारों का मानना है जब डी गामा विभिन्न प्रकार के भारतीय मसालों और रेशम के साथ अपने देश पुर्तगाल लौटा तो उसने केवल मसाला बेचकर ही यात्रा पर खर्च किए गए पैसों से 4 गुना ज्यादा पैसे कमा लिए थे। दोस्तों, फिर 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु कालीकट में ही तब हो गई जब वो अपनी तीसरी यात्रा पर भारत आया हुआ था और कई इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया था। दोस्तों, जब डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच का समुद्री मार्ग खोज लिया था तब डी गामा का नाम पूरे यूरोप में बहुत मशहूर हो गया था और उसकी उस साहसिक यात्रा की चर्चा सभी यूरोपीय देशों में होने लगी थी तथा धीरे धीरे अन्य देशों ने भी उसी खोजे गए रास्ते से अपने अभियान भारत भेजने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से पुर्तगालियों के बाद डच, डेनिश, ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी भारत आना शुरू हो गए थे। उसके बाद आगे के दशक में भारत में जो भी हुआ वो हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे भारत इन यूरोपीय देशों की कॉलोनी बन गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। शिवाजी के आने में देर होने पर अफजल खान के सब्र का बांध टूट रहा था। अपने घमंड में चूर अफजल को इंतजार करने की आदत नहीं थी। शिवाजी अच्छी तरह जानते थे कि दुश्मन के साथ दिमागी खेल कैसे खेला जाता है।
इस वजह से ही वो बैठक में देर से आने वाले थे। अफजल खान की बेचैनी देखकर ऐसा लग रहा था कि शिवाजी का दिमागी खेल काम कर रहा है। अफजल खान ने बेहद तल्ख लहजे में शामियाने में खड़े कृष्णाजी भास्कर और पंत जी से पूछा, कहाँ है शिवाजी? वो मुझसे मिलने में इतनी देर क्यों लगा रहा है? अफजल खान की ये बात सुनकर शिवाजी के सहयोगी पंत जी बाहर जाने के लिए बढ़े, लेकिन अफजल खान ने उन्हें रोकते हुए कहा, पंत जी आप नहीं, कृष्णा जी को जाने दीजिए। शिवाजी को लाने के लिए कृष्णा जी जाएंगे। कृष्णा जी भास्कर अफजल खान का वो हिंदू सहयोगी और सरदार था जो अफजल खान से मुलाकात का न्योता लेकर शिवाजी के पास आया था। उसने शिवाजी के राज दरबार में बड़ी अदब से शिवाजी राजे को सजदा करने के बाद खान का संदेशा दिया था। संदेशे में खान ने लिखा था कि वो शिवाजी राजे की बहादुरी से बेहद खुश हैं और उनसे रूबरू मिलना चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए शिवाजी ने कहा था, बहुत खूब, आपके सरदार हमसे खुश हैं, ये जानकर खुशी हुई, मगर हम उनसे मिल नहीं सकते। भास्कर ने पूछा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने भी आपके सरदार का किस्से सुने हैं। शिवाजी ने चुटकी लेते हुए कहा, हम उनकी बहादुरी की दाद देते हैं, मगर डर भी लग रहा है कि कहीं वे हम पर भारी ना पड़ जाएं। ये सुनते ही सभा के सभी लोग हंस पड़े थे। कृष्णा जी को भी एहसास था कि शिवाजी मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। कैसी बात करते हो शिवाजी? भास्कर ने मुस्कुराकर कहा, खान साहब के लिए आप बेहद अजीज हैं। वे आपको अपने बेटे जैसा मानते हैं और कोई अपने बेटे को क्यों मारेगा? वो आपसे इसलिए मिलना चाहते हैं ताकि हम एक साथ मिलकर और शक्तिशाली हो सके। शिवाजी ने भास्कर की बातों में खान के विचार सुन लिए और कहा, हम आपसे मिलकर काम करना पसंद करेंगे, लेकिन हमारी एक गुजारिश है कि खान साहब अगर हमारे यहाँ मेहमान बनकर हमें उनकी खिदमत करने का मौका दें तो हम बेहद खुश होंगे। ठीक है, भास्कर ने कहा, हम आपका संदेशा खान साहब को जरूर दे देंगे। शिवाजी ने कहा, और हाँ कृष्णा जी, उनसे एक और विनती है, और वो ये है कि हमारी और उनकी मुलाकात प्रतापगढ़ की शाही छावनी में होगी, मगर वो भी अकेले और निशस्त्र। कृष्णा जी समझ चुके थे कि शिवाजी के दिमाग के आगे कोई पैंतरा काम नहीं आएगा, इसलिए कृष्णा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठीक है राजे, हम आपको खान साहब के जवाब का संदेश भेज देंगे। आज उसी प्रतापगढ़ की शाही छावनी में अफजल खान और शिवाजी की मुलाकात अब से थोड़ी ही देर बाद होने वाली थी। अफजल खान शिवाजी की उस शाही छावनी पर पहले से ही मुग्ध था, लेकिन असल में अफजल खान भी शामियाने में अकेले होने से डर रहा था। हालांकि उसके साथ उसका अंगरक्षक सैयद बंडा मौजूद था, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। अफजल खान के चेहरे पर चिंता की लकीरें सैयद बंडा साफ देख पा रहा था। सरदार, ये शिवाजी छोटा मोटा सूबेदार है, आप बेफिक्र हो जाइए, सैयद ने कहा। अफजल को लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई है। उसने सफाई में कहा, अब हमें किस बात की फिक्र है, हम तो पत्थर को मसल कर चूर कर दें, ये शिवाजी क्या चीज है, हमें कोई फिक्र नहीं। अफजल के शब्द और चेहरे के भाव मेल नहीं खा रहे थे। वो तुरंत फिर से बोल पड़ा, पर हमने सुना है वो बहुत चालाक है, इसलिए तुम भी शामियाने में हमारे साथ रहना। ये कह के अफजल पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। सैयद बंडा ने तुरंत कहा, जैसा हुकुम सरदार। इधर कृष्णा जी भास्कर शिवाजी को लेने शामियाने से बाहर निकले। शिवाजी भी शामियाने के अंदर जाने ही वाले थे कि उन्होंने कृष्णा जी से पूछा, अंदर कौन कौन है? अफजल खान और सैयद बंडा, कृष्णा जी ने जवाब दिया। शिवाजी ने कहा, कृष्णा जी भास्कर, हमारा तो अकेले मिलना तय हुआ था, फिर सैयद बंडा अंदर क्या कर रहे हैं? कहीं सरदार को अकेले मिलने में डर तो नहीं लग रहा है? कृष्णा जी भास्कर ने पासा पलटता हुआ देख तो शिवाजी से कहा, अगर ऐसी बात है शिवाजी, तो मैं सैयद बंडा को भी शामियाने से तुरंत बाहर भेजता हूँ। ये कहकर कृष्णा जी शामियाने के अंदर चले गए। सरदार शिवाजी बाहर खड़े हैं। कृष्णा जी ने अफजल को सूचना दी,
अफजल फुदक के कुर्सी से खड़ा हो गया और जैसे कोई चूहा उसके पास से गुजर गया हो। कहाँ है शिवाजी? अंदर क्यों नहीं आ रहा? डर रहा है क्या? अफजल की बनावटी हंसी का साथ देना उसके गुर्गों का काम था, इसलिए सैयद बंडा और कृष्णा जी भी उसका साथ देने के लिए हंसे। फिर कृष्णा जी ने कहा, शायद डर रहा है सरदार, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो अकेले में मिलेंगे। सैयद बंडा को बाहर आना होगा। ये सुनते ही अफजल के चेहरे से वो बनावटी हंसी ऐसे उड़ गई जैसे गधे के सर से सींग, पर वो अपने मन की हालत सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए झट से बोला, हाँ हाँ जाओ सैयद बंडा, उसके लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। सरदार के हुक्म की फरमानी करते हुए बंडा शामियाने के बाहर जाने को राजी हो गया। इसके बाद शिवाजी के सहयोगी पंत जी सैयद बंडा को लेकर शामियाने से बाहर की ओर निकले और सैयद बंडा को शामियाने से दूर कर दिया गया। बंडा ने गुजरते हुए शिवाजी को देखा। शिवाजी के आंखों के तेज से मानो वो सिहर गया। वो शिवाजी को घूरते हुए दूर जा खड़ा हुआ। शिवाजी ने तब अपने अंगरक्षक और बेहद ही विश्वसनीय सहयोगी जीवाजी महाला को कहा, जीवाजी, मुझे इस बंडा की आंखों में चालाकी नजर आ रही है। जब तक अफजल से हमारी बैठक खत्म ना हो, आप इस पर पैनी नजर रखना। वे जानते थे कि किसी भी तरह की असावधानी उनके ऊपर भारी पड़ सकती है। जय मां भवानी। शामियाने में अंदर जाने से पहले शिवाजी ने मां भवानी का स्मरण किया और शामियाने के अंदर प्रवेश किया। शामियाने में प्रवेश करते ही शिवाजी और अफजल खान की नजरें मिली। शिवाजी के चेहरे का तेज और आंखों में जुनून देखकर अफजल खान मानो हिल सा गया। शिवाजी से दोगुनी कद काठी होने के बावजूद वो शिवाजी के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, पर उसने खुद पर काबू पाया और एक झटके से उठा जैसे अभी उठकर वो उन्हें मसल देगा। अफजल खान को अपने बादशाह अली आदिल शाह को किया हुआ वादा याद था, जिसमें उसने शिवाजी को चूहे की तरह मसलने का वादा किया था। असल में कमजोर पड़ते आदिल शाही हुकूमत को शिवाजी धीरे धीरे और कमजोर कर रहे थे। आदिल शाही हुकूमत के सारे किले, जागीरें धीरे धीरे शिवाजी के कब्जे में आ रही थी और इसीलिए अली आदिल शाह शिवाजी को कुचलने के लिए बहुत बेचैन था और अफजल खान उसकी इसी बेचैनी का नतीजा था। अपने सामने अफजल की तरह पहाड़ सी काया वाले किसी सरदार को देखकर अच्छे भले योद्धा भी डर जाते थे और शिवाजी किसी नदी में बहती हुई धारा की तरह शांत खड़े थे, जिसके अंदर एक बड़ा बवंडर उठने ही वाला था। शिवाजी के अंदर आते ही अफजल खान ने कहा, आओ शिवाजी आओ। आने में कितनी देर लगा दी? मैं तुम्हारे ही इंतजार में कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुआफी चाहता हूँ खान साहब, आपको इतनी देर मुझ नाचीज का इंतजार करना पड़ा। वैसे तुमने इस शामियाने को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया है, इसकी सजावट किसी महल से कम नहीं है। शुक्रिया खान साहब। अपनी जगह पर ही खड़े खड़े ही बेहद नरम स्वर में शिवाजी ने कहा, आप जैसे बहादुर सरदार की खातिरदारी करना मेरे जैसे छोटे से जागीरदार के लिए खुशनसीबी है। इसके बाद शिवाजी ने अपनी पानदानी से पान का एक बीड़ा उठाते हुए अफजल खान की तरफ बढ़ाया। लीजिए सरदार, हमारे यहाँ मेहमानों की खिदमत में पान जरूर पेश किया जाता है, आप भी नोश फरमाइए। कहीं तुमने हमें यहीं खत्म करने के लिए पान में कोई जहर तो नहीं मिलाया शिवाजी? अफजल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे खान साहब, आप हम पर शक कर रहे हैं। आप तो हमारे काका जैसे हैं, आपके साथ में ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी अब तो आपने हमें अपना मित्र बना लिया है और मित्रता में विश्वासघात नहीं किया करते हैं। सही बात कही तुमने शिवाजी। ये सुनकर शिवाजी ने पान का एक टुकड़ा चखकर अफजल खान को आश्वासन दिया कि इसमें जहर नहीं है। शिवाजी की मां जीजाबाई ने वो पान शिवाजी के लिए लगाया था। पान खाते ही शिवाजी को मां जीजाबाई के किए वादे की याद आई। शिवाजी ने मां साहब से वादा किया था, अगर इस बात का कोई पुख्ता साक्ष्य मिल गया कि शंभू महाराज यानी कि उनके बड़े भाई की मृत्यु के पीछे अफजल खान का हाथ था, तो वे उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। कुछ ही दिन पहले उन्हें अपने एक गुप्तचर से इस बात की पुष्टि मिली थी कि दादा महाराज की मृत्यु के पीछे अफजल खान का ही हाथ था।
वो अब अफजल खान के सामने खड़े थे। माँ जीजाबाई उनकी और क्रूर सरदार अफजल खान की मुलाकात के पक्ष में नहीं थी और अपने से लगभग दोगुने अफजल खान को देखकर शिवाजी के भी मन में जीजाबाई की बातें घूमने लगीं। विशाल काय अफजल खान अपनी शाही पोशाक में और भी खूंखार लग रहा था। शिवा, याद रखना, अफजल खान एक कपटी सरदार है। उसे किसी भी तरह के युद्ध में हराने के लिए सतर्कता के साथ साथ एक पक्की योजना की भी जरूरत होगी। शिवाजी ने मां साहब के इस सलाह के बाद ही अपने मंत्रिमंडल के साथ अफजल खान से युद्ध नीति पर विस्तार से योजना बनाई थी। अफजल खान से मिलने से पहले शिवाजी ने अपने प्रमुख योद्धाओं के साथ एक बैठक की थी। राजगढ़ की इसी बैठक में अफजल खान के वाई क्षेत्र के कब्जे की खबर मिली थी। पुणे की तरफ बढ़ते हुए अफजल खान ने लगभग सभी क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था और उन क्षेत्रों में लगातार लूटपाट और अत्याचार कर रहा था। अफजल खान के इन अत्याचारों के समाधान के लिए बैठक में मौजूद सभी योद्धाओं ने सीधे युद्ध की बात पर ही बल दिया था। माणकोजी तो तुरंत ही अफजल खान को रोकने के लिए कूच करने को तैयार थे। वे अफजल खान से मिलने के पक्ष में थे ही नहीं, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा और सुरक्षा के लिए शिवाजी ने अफजल खान से मुलाकात का फैसला किया था। उन्होंने अपने सभी किलेदारों के पास ये संदेश भी भिजवा दिया था कि अगर अफजल खान का संदेशा आए तो किसी भी तरह के युद्ध से बचा जा सकता है। कोई विरोध नहीं होना चाहिए। याद रहे, प्रजा का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर प्रजा ही ना रही तो फिर स्वराज का क्या होगा? अरे, किस सोच में पड़ गए शिवाजी? क्या मुझसे मिलकर ही डर गए हो तुम? अफजल खान ने अहंकार भरे स्वर में पूछा। नहीं सरदार, मैंने तो बस आपके दिलदारी का किस्से सुने थे। आज आपको सामने से देखकर विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने ही खड़े हैं, शिवाजी ने कहा। हाँ, दिलदार तो मैं हूं ही, इसीलिए तो तुम्हें माफ किया और मुलाकात मुकर्रर करके तुमसे मिलने प्रतापगढ़ तक आ गया। दिलदार, हालांकि शिवाजी ने अफजल खान को शातिराना तरीके से दिलदार तो कहा था, लेकिन उनका खून अंदर ही अंदर उसे देखकर खौल रहा था। उनकी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब तुलजापुर में उनकी कुलदेवी का मंदिर उसने तोड़ दिया था और उस मंदिर के सामने खुद अपने हाथों से गाय काट कर फेंकी थी। यही नहीं, बीजापुर से पुणे आते हुए जितने भी प्रांत रास्ते में आए, उन सभी में उसने तबाही फैलाई थी। किसी गांव में गाय काट के फेंक देता तो कहीं पर कोई अगर उसके खिलाफ जुबान भी खोलता तो उसे जिंदा जला देता। तुलजापुर में उनकी कुलदेवी का मंदिर मां तुलजा भवानी को तो उसने नष्ट ही कर दिया था। इसके बाद वो पंढरपुर पहुंचकर तबाही फैला रहा था। हालांकि इन सब घटनाओं की खबर तो उन्हें पहुंचती रहती थी, लेकिन उन्होंने चुपचाप बेहद समझदारी से काम लिया। वे जानते थे कि अफजल खान ये सब उत्पात सिर्फ उन्हें उकसाने के लिए फैला रहा है। वे नहीं चाहते थे कि उनके योद्धा अफजल खान की सेना से आमने सामने की लड़ाई लड़े। आमने सामने की लड़ाई में जहां नुकसान होने के खतरे भी ज्यादा थे, बल्कि इस बात का भी खतरा था कि प्रजा को भी नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। इन्हीं सब बातों का ख्याल रखते हुए ही उन्होंने अफजल खान से मुलाकात की योजना बनाई थी। शांत खड़े शिवाजी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अफजल खान ने शिवाजी से कहा, क्या हुआ शिवाजी, किस सोच में पड़ गए हो तुम? खैर छोड़ो, बहादुर तो तुम भी कम नहीं हो शिवाजी। मैंने तुम्हारे चर्चे बहुत सुने हैं, मगर तुम्हारे फायदे के लिए एक सलाह देता हूं। तुम जब तक आदिलशाही सल्तनत का साथ नहीं देते हो, तुम्हारी ये बहादुरी किसी काम की नहीं। इतने शातिर होकर भी तुमने आदिलशाही किलों पर कब्जा करके बेवकूफी का काम किया है। तुमने आदिलशाही सल्तनत से युद्ध करके अच्छा नहीं किया है। अब खुद ही गौर करो, अपनी इस बेवकूफी और अभिमान की वजह से ही तुम आज सल्तनत के दुश्मन हो और भागे भागे फिर रहे हो। शिवाजी ने कहा, हाँ हुजूर, हम जानते हैं कि हमने बड़ी गलती कर दी है। हम भूल गए थे कि हाथी जैसे विशाल आदिलशाही साम्राज्य के सामने हम चींटी की तरह हैं। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अपनी गलती की माफी मांगना चाहते हैं और आपकी शरण में आना चाहते हैं। आखिर ये हुई ना बात, तुमने आदिलशाही साम्राज्य के तले आने का फैसला करके एक बुद्धिमान योद्धा होने का सबूत दिया है। आओ अब इस दुश्मनी को खत्म करते हैं।
तुम अपने सारे किले मुझे सौंप दो। आओ गले मिलकर इस दोस्ती का आगाज करते हैं। ये कहता हुआ अफजल खान आगे बढ़ा। विशालकाय अफजल खान गले मिलने के लिए शिवाजी की तरफ अपने हाथ फैलाए हुए बढ़ा, लेकिन जैसे ही शिवाजी उससे गले मिले, अफजल खान ने शिवाजी के सर को बाएं हाथ से बुरी तरह से दबोच लिया। अफजल खान शिवाजी से लगभग दोगुनी कद काठी का था और अफजल खान के कंधे तक ही शिवाजी का सर पहुंच सकता था। इसी बात का फायदा उठाकर अफजल खान ने शिवाजी को जकड़ लिया। अफजल खान ने इतनी बेरहमी के साथ शिवाजी की गर्दन को दबोचा कि सांस लेने की परेशानी से शिवाजी को कुछ भी सूझना बंद हो गया। अब अफजल खान ने अपनी पोशाक में छिपाया हुआ खंजर निकाला और शिवाजी की पीठ पर पूरी शक्ति के साथ वार कर दिया। लेकिन ये क्या, अफजल खान का वार पूरी तरह से नाकाम हो गया। असल में शिवाजी ने अपनी शाही पोशाक के भीतर बख्तर पहना हुआ था। अब अफजल खान शिवाजी की चालाकी को समझ चुका था और हड़बड़ी में उसने शिवाजी की गर्दन को और कस के पकड़ लिया ताकि शिवाजी सांस बिल्कुल ना ले पाए। इसी हड़बड़ी का फायदा उठाकर शिवाजी ने अफजल खान पर अपने गुप्त हथियार बाघ नख से वार किया और बाघ नख अफजल खान की पीठ के भीतर घुसा दिया। दर्द से तड़पते हुए अफजल खान शिवाजी को कोसने लगा। काफिर धोखेबाज, अफजल खान चिल्लाया। मुझे इस बात का अंदाजा था कि तू जरूर कोई चाल चलेगा, लेकिन वार वो भी गुप्त हथियार से। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाघ नख के इस्तेमाल की योजना शिवाजी ने बेहद सोच समझकर बनाई थी। चूंकि अफजल खान जैसे खतरनाक और चालाक सरदार से बिना किसी हथियार के मिलना एक तरह से मौत को दावत देना ही था। इस बात को लेकर राज्य के सारे मंत्रीगण चिंतित थे। राजे, आप अफजल खान से मिलने ऐसे नहीं जा सकते। उसकी तो बाजुएं भी शस्त्र से कम नहीं, तो मुलाकात निशस्त्र कैसे हो सकती है? तानाजी ने चिंतित होकर राजे से कहा। राजे मुस्कुराए और तानाजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमें मालूम है तानाजी, तुम चिंता ना करो। उस धूर्त से किसी विश्वास की उम्मीद नहीं कर रहा मैं, इसलिए मैंने उससे मिलने के लिए एक खास हथियार का प्रबंध किया है। ये कहते हुए शिवाजी ने अपनी मुट्ठियां खोली और सभी मंत्रीगण देखकर चौंक गए कि बाहर से देखने पर कीमती अंगूठियों जैसी दिखने वाली चीज दरअसल बाघ नख को पहनने वाला हिस्सा है। सभी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। तानाजी ने तुरंत सर झुकाते हुए कहा, राजे, आपके दिमाग का लोहा तो सारी दुनिया मानती है, पर मित्र का दिल तो मित्र की चिंता करेगा ही ना। तब शिवाजी ने तानाजी को गले लगाते हुए कहा, तानाजी, सिर्फ आप लोगों की मित्रता और प्रजा की भावनाओं की कदर करने के लिए मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगा। आप हमारे लिए एक बख्तर का भी इंतजाम कर दीजिए। ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। शिवाजी ने अपने कुर्ते के भीतर बख्तर पहना और अपने खास हथियार बाघ नख को पहनकर अफजल खान से मिलने निकल पड़े। शिवाजी का वही बाघ नख अफजल खान की पीठ में अंदर तक घुस चुका था, जिससे अफजल खान का खून बहने लगा। इस तरह के अचानक होने वाले किसी वार के लिए अफजल खान तैयार नहीं था। वो गुस्से में शिवाजी को कस के जकड़ने लगा। राजे ने उन चारों नाखूनों को अफजल खान की पीठ पर घुसा दिया। खान की पीठ से खून बहने लगा और उसका गुस्सा भड़क उठा। वो शिवाजी को और कस के जकड़ने लगा, लेकिन शिवाजी विकम नहीं थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से वार किया और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए अफजल खान की पूरी पीठ चीर दी। खान दर्द के मारे तिलमिलाते हुए चिल्लाने लगा, या अल्लाह बचाओ। इस अचानक से हुए हमले के लिए ना तो अफजल खान तैयार था, ना ही उसे इस बात का अंदाजा था कि उसके 8 फुट के शरीर पर शिवाजी भारी पड़ सकते हैं। शिवाजी अफजल खान को वैसे ही छोड़कर तुरंत शामियाने से बाहर निकल गए। मराठा सेना अफजल खान की सेना को पूरी तरह से कुचलने के लिए अब तैयार थी। वो अब बस संकेत का इंतजार कर रही थी। इतने में घायल अफजल खान शामियाने से बाहर निकला और कृष्णाजी भास्कर की तलवार लेकर शिवाजी पर हमला कर दिया। इस हमले के लिए शिवाजी बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनके माथे पर हल्की खरोंच आ गई। इसके बाद तुरंत संभलते हुए शिवाजी ने एक बार में ही अफजल खान का काम तमाम कर दिया। ये सब देखकर दूर खड़ा अफजल खान का अंगरक्षक सैयद बंडा दौड़ता हुआ शामियाने के पास आ गया। उसने अपने लहूलुहान सरदार को देखकर सैयद बंडा शिवाजी की तरफ वार करने के लिए बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो शिवाजी के पास भी पहुंचता, शिवाजी के अंगरक्षक जीवा महाला ने सैयद बंडा का हाथ एक ही वार में ही काट डाला। इस बात को अभी सैयद बंडा समझ पाता और कोई अगला कदम उठाता, जीवा महाला ने उसका दूसरा हाथ भी एक झटके से काट डाला।
इसके बाद एक ही वार में उसका धड़ सर से अलग करके जीवा महाला ने सैयद बंडा को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कृष्णाजी भास्कर भी तलवार लेकर शिवाजी पर टूट पड़े। शिवाजी ने पहले तो कृष्णाजी को चेतावनी दी और उसके ब्राह्मण होने का लिहाज किया, लेकिन अंततः उसे भी मारना पड़ा। अब तक अफजल खान की सेना को यह पता चल चुका था कि अफजल खान मारा जा चुका है। सेना अब युद्ध के लिए आगे बढ़ना शुरू कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, शिवाजी के छिपे हुए मावले योद्धाओं ने उन पर धावा बोल दिया। मुलाकात के लिए बनाया गया वो शामियाना रणभूमि में बदल गया। शिवाजी ने युद्ध का संकेत दे दिया था और अब शिवाजी समेत पूरी सेना अफजल खान के सैनिकों पर टूट पड़ी और उन्हें खदेड़ दिया। शिवाजी अब प्रतापगढ़ किले तक पहुंच गए थे। वे बैठकर अपने सैनिकों का जायजा ले ही रहे थे कि उनके सामने अफजल खान का कटा हुआ सर पेश किया गया। अफजल खान का सर देखकर शिवाजी के चेहरे पर एक संतोष का भाव था। उन्होंने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था। स्वराज को लगातार कुचलने वाले आदिल शाही सल्तनत के सरदार अफजल खान का अंत कर दिया था। वो अफजल खान जिसने तुलजापुर में कुलदेवी तुलजा भवानी की प्रतिमा तहस नहस कर दी थी और मंदिर के सामने ही गाय काटकर मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास किया था। उनकी प्रजा के साथ इतने क्रूरतम अत्याचार किए गए थे कि उनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता है। वो सर माँ जीजाबाई के सामने पेश किया गया। माँ जीजाबाई ने उसका सर देखकर कहा, अफजल खान बिना संदेह एक क्रूर और अत्याचारी सरदार था और अत्याचार का अंत ऐसा ही होता है, लेकिन एक योद्धा का अपमान हम नहीं कर सकते हैं। हम अफजल खान के शरीर का अपमान नहीं कर सकते हैं। अफजल खान के शरीर को किले के प्रवेश द्वार पर दफन कर दिया जाए और वहां पर एक दीप हमेशा जलता रहना चाहिए। अफजल खान की मौत से स्वराज के ऊपर से एक संकट तो टला था, लेकिन अभी भी स्वराज की राह में कई रुकावटें मौजूद थीं। हालांकि अफजल खान की मौत के बाद आदिल शाही सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होने लगी और मुगलों और मराठों के दो पार्टों के बीच में धीरे धीरे खत्म होने लगी। स्वराज में अब आगे एक लंबी राह शिवाजी को तय करनी थी। दिल्ली के तख्त की नजर में अब शिवाजी का बढ़ता हुआ स्वराज खटकने लगा था, क्योंकि आदिल शाही हुकूमत के बाद अब शिवाजी के भी कदम उत्तर की ओर बढ़ने लगे थे और उत्तर में स्वराज विस्तार का सीधा मतलब था औरंगजेब का सामना। नमस्कार, मैं राजा भारत की आत्मा हूं। मुझसे ही आपके देश का नाम पड़ा भारत। मैंने इतिहास की बहुत सारी घटनाएं अपने अंतःकरण में समाये रखी हैं। ये आपको अपने गौरवशाली इतिहास और तुम्हारे शूरवीरों के साहसिक कार्यों से अवगत कराएंगी। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं एक अनोखे वीर पुत्र की, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। सन 1627 ईस्वी पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां तो बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकोंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। डेक्कन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम अफसरों को ही प्राथमिकता देते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और थल मार्ग पर मुगलों का अधिकार। इसलिए उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से मुसलमान अधिकारियों को ला पाना मुमकिन नहीं था और डेक्कन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष था, शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन था। सन 1630 में महाराष्ट्र में जुन्नर के समीप शिवनेरी के किले में उनके और जीजाबाई के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाय के नाम पर पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुए। शिवाजी के पिता काफी समय घर से दूर रहे थे, इसलिए बचपन में उनकी देखरेख माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडेव ने की। दादोजी ने उन्हें युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाया, तो जीजा माता ने हिंदू धार्मिक कथाएं।
जब दादोजी का सन 1647 में निधन हुआ, तब उनका यह मानना था कि शिवाजी अपने पिता की ही तरह आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाने के लिए इन 3 परिस्थितियों का पूरा होना जरूरी था। एक, कि वो शक्तिशाली साम्राज्यों के केंद्र से दूर हों, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो और जंगलों से घिरा हुआ हो, ताकि छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर करा जा सके। ये परिस्थितियां 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसानों मावली के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को भली भांति याद था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्व है, इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाही अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ना, चाकन एवं कोंडना किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने आबाजी सोमदेव की मदद से थाना, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी ने अगले 7 बरस तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने यह समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसके घुड़सवार नेताजी पलकर ने संभाल रखी थी और पैदल सेना यशाजी कनक ने। अब तक शिवाजी के पास 40 किले भी आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को खुले युद्ध करने के लिए उकसाने के लक्ष्य से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह नागरिकों का कत्ल कर डाला। लेकिन शिवाजी ने चतुराई और रण कौशल का परिचय देते हुए छापामार पद्धति से युद्ध चालू रखा। इस समय वो प्रतापगढ़ किले में रहे, जो कि चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रची। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। जब वो मिले, अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ में शिवाजी को दबाकर मार डालने का प्रयास किया। शिवाजी पहले से तैयार थे। अपने छुपाकर रखे हुए बाग नाका से उन्होंने अफजल खान का पेट ही चीर डाला, जो कि उनसे 2 गुना विशालकाय था। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान की सेना को करारी मात दी। शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया। अब की बार रुस्तम जमान को भेजा गया। 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी ने रुस्तम जमान की सेना पर सामने से हमला बोल दिया। साथ ही उनकी सेना की 2 और टुकड़ियों ने दोनों दिशाओं से रुस्तम की फौज पर आक्रमण कर दिया। रुस्तम जमान शर्मिंदाजनक स्थिति में लड़ाई के मैदान से अपनी जान बचाकर भाग गया। सन 1660 में आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जौहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। शिवाजी पन्हाला किले में थे और सिद्दी जौहर की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी ने सिद्दी जौहर को मिलने का न्योता दिया और जब वो मिले, आदिल शाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्दी जौहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह और सिद्दी जौहर के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी एक रात अपने 5,000 सिपाहियों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकल आए। बाजी प्रभु देशपांडे ने न सिर्फ सिपाहियों के साथ दुश्मन सेना को उलझाए रखा, जिसकी वजह से शिवाजी सकुशल विशालगढ़ पहुंच गए। इस लड़ाई में बाजी प्रभु देशपांडे को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। उनको महाराष्ट्र के इतिहास में एक महान योद्धा माना जाता है। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती करी। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने भेजा।
शाइस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के बल पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल पे अपना बसेरा डाल दिया। शिवाजी ने चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ शादी के बारातियों के वेश में पुणे में प्रवेश कर लिया। रात के समय उन्होंने सीधे शाइस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोला। खान ने खाकी से कूदकर अपनी जान बचा ली, पर शिवाजी की तलवार की वार से अपनी 3 उंगलियां गंवा बैठा। उंगली तो गई और इज्जत भी। फिर शिवाजी ने सन 1664 में मुगल व्यवसायी केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर डाला। औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जय सिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उन्हें अपने 23 किले और 4 लाख की मुद्रा हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले यह तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने उसको बदलकर शिवाजी को घर में कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि यह गलती बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के आशीर्वाद के लिए साधु संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो खुद श्रमिक के भेष में सामान के डब्बे में संभाजी को छुपाकर बाहर निकल आए। वो मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकोंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयां लड़ते हुए 4 महीनों के भीतर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। सन 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया शिवाजी को अपने अधीन करने का, लेकिन वो बुरी तरह से असफल हुआ। उसने अपने उत्तम योद्धाओं जैसे दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी से लड़ने भेजा, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही सन 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत की स्थिति में चला गया। आखिर वो दिन आया जब गगा भट्ट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्सवनुमा वातावरण में हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी, यहां तक कि उनके व्यक्तिगत अंगरक्षकों में कुछ मुसलमान भी थे। उन्होंने कभी किसी भी नारी का निरादर नहीं किया, यहां तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। गुरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और नवसेना का निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी ने ही करा। उन्होंने 4 किलों तथा 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय तक ये गिनती 300 किलो एवं 1 लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तेज बुखार और पेचिस के चलते 5 अप्रैल 1680 को 52 साल की छोटी सी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले उनके पुत्र संभाजी ने और उसके बाद छत्रपति राजा राम ने मराठा शासन की बागडोर संभाली। औरंगजेब को करीब 25 सालों तक मराठाओं के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी मृत्यु के समय तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज्य की नींव रखी, वो आगे चलकर कर्नाटक से लेकर अटॉक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी जैसे मनुष्य कभी मरते नहीं, लेकिन लोगों के हृदय में अपने महान कार्यों, साहस और बलिदान। पृथ्वीराज चौहान ऐसा शासक जिसने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था। पृथ्वीराज चौहान के जीवन का एक छोटा सा परिचय। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के तीसरे शासक थे।
पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत स्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था, परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद भी हिंदू शासक उनकी कमी कभी पूरी नहीं कर पाए। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बचपन में ही शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। पृथ्वीराज चौहान करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जन्म। पृथ्वीराज चौहान के जन्म को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। पृथ्वीराज महाकाव्य के अनुसार उनका जन्म 1 जून 1163 को पाटन गुजरात में हुआ। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म 1168 को अजमेर में राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई उनके किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रबरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंद्रबरदाई बाद में दिल्ली के शासक बने और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से विद्यमान है। इस फिल्म में चंद्रबरदाई का किरदार अभिनेता सोनू सूद ने निभाया है। अजमेर की महारानी कपूरी देवी अपने पिता अनंगपाल की इकलौती संतान थी, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शासन कौन संभालेगा। इसलिए महाराजा अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी का शासक बनाने की मांग की। सन 1166 में महाराज अनंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी का राजा बनाया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। पॉइंट नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण से इस सेना के बलबूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करने लगे। परंतु अंत में कुशल घुड़बाजों की कमी, जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में मोहम्मद गौरी से द्वितीय युद्ध हार गए। पॉइंट नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में करनाल के तराइनल नामक स्थान पर हुआ। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गौरी का शासन था। वह पंजाब के ही भटिंडा से अपने राज्य पर शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। पॉइंट नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की कहानी। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। दोनों ही एक दूसरे के बिना केवल चित्र देखकर एक दूसरे के प्यार में मोहित हो चुके थे। वहीं संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे, तो अपनी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान से विवाह का विषय तो दूर दूर तक सोचने योग्य नहीं था। जयचंद्र केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर से मिला। राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करवाया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश से राजाओं को आमंत्रित किया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी, परंतु इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले आए और दिल्ली आकर दोनों का पूरी विधि से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज के बिना दुश्मनी बढ़ती चली गई। पॉइंट नंबर 5, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का दूसरा युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में करनाल के तराइनल नामक स्थान पर हुआ। अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुता बढ़ती चली गई और उन्होंने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगे। जब उसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध में पता चला, तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़े हो गए। दोनों ने मिलकर 1 साल बाद सन 1992 में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। यह युद्ध भी तराई के मैदान में हुआ। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, तो संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण उन्होंने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वे ना आगे बढ़ पाए और ना ही पीछे हट पाए और जयचंद्र के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का ही संहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया गया। पॉइंट नंबर 6, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु।
गौरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया। वहां उन्हें यातनाएं दी गई तथा पृथ्वीराज की आंखों को लोहे के गर्म सरियों द्वारा जलाया गया। इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्दवेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की और इसी प्रकार चंद्रबरदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जीवन लीला भी समाप्त कर दी और जब संयोगिता ने यह खबर सुनी तो उसने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। चंद्रबरदाई ने अपनी महाकाव्य कविता पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन की कहानी का संकलन किया है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वीरता, साहस, देशभक्ति और सिद्धांतों का एक काल समाप्त हो गया। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो और जनक के पृथ्वीराज विजय ने पृथ्वीराज चौहान के कर्मों को अमर कर दिया। पृथ्वीराज चौहान मूवी एक बड़े बजट की मूवी है। इस मूवी में पृथ्वीराज चौहान के जीवन की कहानी बताई गई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाया है। मिस इंडिया रही मानुषी चिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद भी नजर आने वाले हैं। मानुषी चिल्लर संयोगिता के किरदार में, सोनू सूद चंद्रबरदाई के किरदार में और संजय दत्त काका कान्हा के किरदार में नजर आने वाले हैं। काका कान्हा पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे। यह फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। अपनी इस वीडियो द्वारा हमने पृथ्वीराज चौहान के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। वैसे जहां जहां भी पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया है वह थोड़ी बहुत भिन्नता है। जैसे कुछ जगह यह बताया गया है कि मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज के कुल 18 युद्ध हुए थे, जिसमें से 17 में पृथ्वीराज विजय रहे। अगर आपके पास इससे कोई संबंधित अलग जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। साल 1500 ईस्वी दिल्ली की सत्ता पर सल्तनत हिंद का परचम लहरा रहा था, जिसका सुल्तान था इब्राहिम लोधी, और इधर गुजरात में बादशाह बहादुर शाह की अपनी सल्तनत कायम हो चुकी थी। इन्हीं राज्यों से गुजरते हुए बीच में पड़ता था मेवाड़। मेवाड़ हमेशा से दिल्ली की आंख में चुभता था, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान मेवाड़ के महायोद्धा विषम घाटी पंचानन राणा हमीर सिंह के शौर्य की आग में कई बार तप चुके थे। खैर, इस समय मेवाड़ में राणा रायमल का राज हुआ करता था, जिनके 3 पुत्र थे, कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर जयमल और सबसे छोटा पुत्र था राणा संग्राम सिंह। ये तीनों भाई एक रोज अपने गुरु के आश्रम जाते हैं। गुरु बालक संग्राम सिंह के हाथ को देखकर बताता है कि तेरी तलवार से सल्तनतें कांपेगी, जहां तेरा ध्वज लहराएगा वहां आसपास भी कोई शत्रु नहीं भटकेगा। नगर नगर में तेरी दाग कायम होगी, बहुत जल्द तू मेवाड़ का भावी सम्राट बनेगा। गुरु की इस भविष्यवाणी को सुन बड़े भाई कुंवर पृथ्वीराज ने कहा, ये सब मात्र बातें हैं, मेवाड़ का राणा तो बड़ा पुत्र ही बनेगा। इस पर कुंवर संग्राम सिंह ने कहा, भाई साहब, जिसकी ताकत उसकी सत्ता। संग्राम सिंह के ऐसे वचनों को सुनकर दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा छिड़ गया। इसी लड़ाई में पृथ्वीराज ने बालक संग्राम सिंह की एक आंख फोड़ दी। इसी बात से नाराज बालक संग्राम सिंह रात के अंधियारे में मेवाड़ किले से अजमेर निकल गए, जहां करमचंद पवार ने उनको आश्रय दिया। अजमेर में रहकर राणा ने कई युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। तपस्या के ताप में तप कर बालक संग्राम सिंह सोना बन रहा था। बालक संग्राम सिंह अब युवा हो चला था। खून में गर्मी, जिगरे में फौलाद और ऊंचे तेवर होना लाजमी था, क्योंकि वीर राणा कुंभा के ही रक्त बीज थे। यही समय था जब संग्राम सिंह ने मेवाड़ धरा की सियासत को पलट कर रख दिया। इस समय तक संग्राम सिंह के दोनों भाइयों का स्वर्गवास हो चुका था। इसी के साथ सरदारों ने राणा संग्राम सिंह को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करते हुए उनका मेवाड़ की गद्दी पर राज तिलक कर दिया। यह वही संग्राम सिंह है जिसे दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। राणा ने सतलुज, बयाना, सिंध, मालवा, भरतपुर, ग्वालियर, बयाना, उत्तर गुजरात और संपूर्ण राजपूताने में एक छत्र शासन स्थापित किया। राणा के एक आंख एक हाथ नहीं थे और शरीर पर 80 घाव थे, पर फिर भी खुले शेर की तरह भयानक युद्धों का नेतृत्व खुद करते थे। राणा संपूर्ण भारत पर एक छत्र शासन स्थापित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का अरमान रखते थे। इन्होंने पाती पर्वन की प्रथा को पुनः जीवित करते हुए सभी क्षत्रिय ताकतों को एक कर दिया।
जिससे पश्चिम में मेवाड़ एक हिंदू राज्य बनकर दिल्ली की सत्ताओं को ललकारने लगा। दिल्ली के सुल्तान को बंदी बनाया, गुजरात के शाह को घोड़े के पीछे बांधकर मेवाड़ ले गए और बयाना के मैदानों में विशाल मुगल फौज को परास्त कर दिया। जब भारत चारों तरफ से शत्रुओं से गिर चुका था, तब ये एकमात्र योद्धा बनकर उठे। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ जानते हैं राणा सांगा के इतिहास के अनसुने पन्नों की पूरी दास्तान। साल 1509 में राणा सांगा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। मेवाड़ में अपना गढ़ मजबूत करने के बाद राणा ने राजपूताने की सभी बड़ी बड़ी रियासतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने शुरू किए, जिसमें मारवाड़, बीकानेर, बूंदी, आमेर, बागड़ में वैवाहिक संबंधों की स्थापना के साथ राणा ने कई ताकतों को एक साथ ला दिया और साथ ही करमचंद पवार को अजमेर का मुख्य सरदार घोषित करके अपनी सत्ता को राजपूताने के मुख्य द्वार तक मजबूत कर दिया। चारों दिशाओं में अपनी सत्ता मजबूत करने के बाद राणा ने ईडर प्रदेश पर हमला कर दिया, जहां का शासक राजा बाणमल गुजरात के सुल्तान महमूद शाह का पूरा समर्थन करता था। राणा के इस भयानक हमले से ईडर नरेश गुजरात भाग गया, जिसके बाद राणा ने अपने सरदार को ईडर का मुख्य प्रहरी बना दिया। इधर मेवाड़ से दूर मालवा में सुल्तान नासिर शाह खिलजी का शासन हुआ करता था, जिसका वजीर था मेदिनी राय। मेदिनी राय खिलजी की नीतियों के पूर्ण खिलाफ था और इन्हीं बातों से तंग आकर मेदिनी राय राणा सांगा के दरबार में जा पहुंचा, जहां राणा ने मेदिनी राय को गागरोन और चंदेरी का प्रहरी बना दिया। अब आप देखिए, राणा ने बड़ी बड़ी रियासतों से रिश्ते तय करके सभी बड़ी ताकतों को एक छत्र में ले आए और चारों तरफ अपने विश्वसनीय सरदारों को बैठा दिया। अब राणा ने महाभयानक युद्धों का शंखनाद किया। राणा की निगाहें तो शुरुआत से ही दिल्ली की सत्ता पर टिकी थी और इसी के साथ राणा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अपना ध्वज लहरा दिया और दिल्ली को आगरा पर हमले की ललकार भेजी। अब दिल्ली दूर नहीं थी। राणा की इस बढ़ती ताकत ने सबको हैरान कर दिया। इसी बढ़ती ताकत का जवाब देते हुए साल 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने तुरंत एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में इब्राहिम की सेना को चारों तरफ से घेर लिया गया। इस युद्ध में राणा का एक हाथ कट गया और एक पैर पर तीर लगा, जिससे उन्होंने एक पैर खो दिया। इब्राहिम को कैद करके मेवाड़ दरबार ले जाया गया, जहां से हरजाना लेकर उसे छोड़ दिया गया। उसके 2 साल बाद फिर साल 1519 में इब्राहिम लोदी ने मियां मक्कन के नेतृत्व में राणा सांगा पर एक बार फिर हमला कर दिया। इस बार फिर राणा सांगा की विजय हुई। दिल्ली के सुल्तान को 2 बार पराजित करने के बाद संपूर्ण राजपूताने में राणा सांगा के नाम की दाग कायम हो गई और सभी ने सांगा को अपना सरदार चुनते हुए उन्हें हिंदू पथ की उपाधि से नवाजा। साल 1518 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने गागरोन पर दावे बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद राणा सांगा और महमूद की सेना के बीच घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सांगा ने महमूद के सभी सरदारों को मार डाला और महमूद को बंदी बनाकर चित्तौड़ में 5 महीने तक कैद कर दिया गया। इतिहास अब करवट बदल रहा था। काबुल का बादशाह बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच 20 अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में घनघोर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के समय राणा सांगा शांत चित्त से मौके की तलाश में थे। उनको लगता था कि बाबर इब्राहिम को मारकर कुछ दिन दिल्ली में रहेगा, फिर वापस लौट जाएगा, पर ऐसा नहीं था। बाबर ने इब्राहिम को मारकर दिल्ली पर अपनी सत्ता कायम कर दी। अब भारत की स्थितियां काफी बदल चुकी थी। दिल्ली की सत्ता पर सल्तनतें मुगलिया कायम हो गई थी और इधर मेवाड़ एक बहुत बड़ा हिंदू साम्राज्य बन चुका था, जिसका विस्तार दिल्ली को छूता था। बाबर स्पष्ट था कि जब तक राणा सांगा जैसा योद्धा है, तब तक वो भारत पर मजबूत शासन स्थापित नहीं कर पाएगा और इसी के तहत बाबर अपनी विशाल सेना के साथ फतेहपुर सीकरी में अपना डेरा डालकर बयाना दुर्ग पर अधिकार जमा लेता है। मेवाड़ी सरदार भागता हुआ पहुंचा मेवाड़ दरबार में और राणा को सूचना दी कि काबुल की ओर से आई विशाल सेना ने हमारे दुर्ग पर कब्जा कर लिया और आपको युद्ध की चुनौती भेजी है। राणा को चुनौती का समाचार मिलते ही राणा ने महायुद्ध का ऐलान कर दिया। संपूर्ण राजपूताने में पाती परवन का संदेश भिजवाया गया।
जिसके तहत सभी क्षत्रिय ताकतें राणा के छत्र के नीचे एक साथ मिलकर महासेना का रूप धारण कर चुकी थी और निकल पड़े बयाना की तरफ। भयानक शंखनाद के साथ युद्ध का ऐलान किया गया। मारवाड़ नरेश मालदेव राठौड़ ने युद्ध की रणनीति तय की। बूंदी बागड़ से उदय सिंह, अजमेर आमेर के पृथ्वीराज, बीकानेर के कल्याणमल, ग्वालियर और बड़ी बड़ी रियासतों के महाराजों तथा अफगानी सरदारों ने राणा सांगा के नेतृत्व में 16 फरवरी 1526 को बाबर की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और बयाना के किले पर फिर से केसरिया ध्वज लहरा दिया गया। यह बाबर की सेना की पहली हार थी, पर बाबर भी कोई छोटा मोटा बादशाह नहीं था। इतिहास बताता है कि उसकी नेतृत्व शक्ति गजब की थी। जब मुगल सेना ने इतनी विशाल महासेना का करारा प्रहार देखा तो उन्होंने पुनः युद्ध में जाने से मना कर दिया, जिसके बाद बाबर ने सेना को कई लालच दिए, पर सेना काबुल जाने की तैयारी कर चुकी थी। अंत में बाबर ने धर्म युद्ध या जिहाद का नारा लगाया, जिसके बाद सेना वापस इकट्ठा होने लगी। इतिहास बताता है कि राणा सांगा ने बयाना पर केसरिया ध्वज लहराकर शांति कर ली, जबकि उनको तुरंत दिल्ली पर दावा बोलना चाहिए था। ऐसा न करने के कारण बाबर ने फिर से सेना तैयार की और एक महीने बाद 17 मार्च 1527 खानवा भरतपुर के मैदानों में फिर युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। जब राणा के सरदार सरहदी सुरक्षा का पहरा लगा रहे थे, तब उन्होंने राणा को समाचार भिजवाया कि हुकुम तैयार रहे, फिर एक बार युद्ध की तैयारी चल रही है। इस बार फिर पाती परवन के साथ एक महाविनाशी सेना के साथ राणा सांगा और मुगल सेना में टकराव हुआ। इस बार बाबर ने कई सारे तोप अपनी सेना के पीछे तैनात कर रखी थी। तोप जैसे हथियार के बारे में भारतीयों ने पहले कभी नहीं सुना था। जब राणा की सेना आगे बढ़ी, तब अली और मुस्तफा के नेतृत्व में तोप का मुंह खोल दिया गया। हजारों हिंदवी सिपाही ढेर हो गई। राणा गुस्से में लबरेज होकर युद्ध क्षेत्र के बीच में जा पहुंचे, जहां बाबर ने सेना को तुलगामा पद्धति अपनाने का आदेश दिया, जिसके तहत राणा की सेना के पीछे से हमला करना शुरू कर दिया गया। इस हमले में राणा को एक तीर लगी, जिससे वे हाथी से नीचे आ गए। तुरंत जाला अज्जा ने राणा का राज चिन्ह धारण किया और हाथी पर सवार होकर युद्ध घोष किया और बाकी सरदार राणा को युद्ध क्षेत्र से बाहर बसवा ले गए, जहां राणा को वापस होश आने के बाद राणा ने कहा, जीत की बधाई हो। पर सरदारों ने कहा कि हम अपनी धरा खो चुके हैं, हुकुम मेवाड़ प्रस्थान करने का आदेश सुनाए। पर राणा सांगा ने सरदारों को फटकार लगाई और कहा, मेरे आदेश के बिना कौन मुझे रण क्षेत्र से बाहर लाया। पुनः युद्ध की तैयारी करो, हम विजयश्री के साथ मेवाड़ जाएंगे। तभी राणा को संदेश मिला कि बाबर की सेना चंदेरी पर हमला करेगी। तो राणा ने सरदारों को कहा, तैयार हो जाओ और निकल पड़ो चंदेरी की तरफ, जहां कालपी के मैदानों में राणा सांगा ने अपना डेरा लगाया। वहीं कालपी के मैदानों में राणा सांगा का स्वर्गवास हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि राणा सांगा को सरदारों ने जहर दे दिया था, पर कुछ भी हो, राणा सांगा का संपूर्ण जीवन अखंड भारत के निर्माण में बीता। उन्होंने बाबर के युद्ध से पहले लगभग 18 युद्ध जीतकर अपनी सत्ता दिल्ली तक ले गए थे। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि राणा सांगा एक बुद्धिमान, युद्ध प्रेमी, साम्राज्य विस्तार की सोच वाले एक महान योद्धा थे। अगर वो अपने सपनों में कामयाब हो जाते तो आज भारत की दशा कुछ और होती। बाबर ने खुद बाबरनामा में लिखवाया कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। वास्तव में उसका राज्य चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तानों के राज्य के पतन के कारण उसने बहुत से स्थानों पर अधिकार जमा लिया। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 बड़े और 104 छोटे सरदार हमेशा तैनात रहते थे। उसके 3 उत्तराधिकारियों में से यदि एक भी वैसा ही वीर और योग्य होता तो मुगलों का राज्य हिंदुस्तान में जम न पाता। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। कृपया लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जुड़े रहिए।